अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज के एक नए एपिसोड में पेरिस के काख्तिए मोदमाख से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के प्रोग्राम में हमारे एक स्पेशल गेस्ट के साथ मैं आपका तारुफ करवाऊंगा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके हुंजा से है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं, करीम खान साका से। तो अस्सलाम वालेकुम करीम भाई। वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? शाह साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक हुंजा से है, गिलगित बल्तिस्तान से, पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका। थोड़ा हमें अपने बारे में बताएं, अपनी जुबान से अपना तारुफ करवाएं कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक है और कैसे आए। इस वक्त हम फ्रांस में मोनमार्क में मौजूद हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा जो थोड़े से वक्त में आपका हम एक लंबा सफर जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जी जरूर शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम करीम खान है और मेरा जो पेन नेम है वो साका है, यानी ये मेरा जो अदबी नाम है। तो बेसिकली साका जो है वो मुझे कनेक्ट करता है पीछे मेरे ट्राइब के साथ। तारीख में सीथियंस को साका कहते थे और ये जो वही लोग हैं ये एक ट्राइब है सीथियंस का, जिसे साका आपका ताल्लुक वही मेरा ट्राइब से है? ताल्लुक वही ट्राइब से है और शमशाल से मेरा ताल्लुक है। और शमशाल हुंजा का बल्कि पाकिस्तान का सबसे दूर अफ्तादा आखिरी गांव है, लेकिन चूंकि माउंटेनियरिंग के हवाले से बहुत मशहूर है तो मेरे जो अंकल थे मरहूम रजब शाह, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े क्लाइंबर थे जिनको सदारती अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला था। वो पहले बंदे थे जिन्होंने सारे 8000 मीटर के पीक सर कर लिए थे। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो शमशाल से होने की वजह से टूरिज्म के साथ बचपन से है। तो मैंने अपने स्टडीज कराची में की, उसके बाद फिर मैंने टूरिज्म को ज्वाइन किया, कारवान लीडर्स को ज्वाइन किया लाहौर में, और फिर इस्लामाबाद नमल में फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की कोशिश की। उसके बाद फिर ये सफर जारी रहा। तो फिर 9/11 के बाद मुझे टाइम था तो टूरिज्म चूंकि जरा पाकिस्तान में कम हो गई थी, तो इस वजह से फिर यहाँ आना पड़ा और मैं अडॉप्टेड हूँ यहाँ पे फ्रांस में आना पड़ा। फिर मैंने कैथोलिक यूनिवर्सिटी में 2004 से 2007 में तक जो है ना स्टडीज की यहाँ पे। ये इंस्टीट्यूट कैथोलिक जो है ये फ्रांस का एक बहुत प्रेस्टिजियस इदारा है, खास तौर पे लैंग्वेज के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ उसमें दीगर भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं जिसके अंदर अगर आप चाहें तो उसको स्टडी भी कर सकते हैं और उसके डिफरेंट कोर्सेज में आप दाखिला भी ले सकते हैं। ये पेरिस के अंदर और बड़ा प्रेस्टिजियस इदारा है तालीमी लिहाज से। जी आप कंटिन्यू। मैं यकीनन रिकमेंड करूंगा सारे जितने भी दिलचस्पी लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे ना ऐसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ कल्चर और लैंग्वेज और बहुत सारे इवन टूरिज्म के जो है ना कोर्सेज है, तो बहुत बेहतरीन है। तो यूं ये सफर जारी रहा। फिर मैंने 2007 के बाद में चूंकि यहाँ से फिर वापस चला गया। मेरा जो स्टूडेंट वीजा था वो खत्म था और फिर मुझे वापस भी जाना था। तो जाके मैंने वे टू के टू एडवेंचर टूर्स अपना एक टूरिज्म का कंपनी बनाया और साथ ही साथ फिर हुंजा को मैंने अपना मरकज बनाया अलीबाद को। और फिर वहां पे मैंने कुछ एज एन एंटरप्रेन्योर यानी कि पहला वो मैंने स्टेप उठाया एक तरह से, और वहां पे कुछ यूथ को जो है ना इंगेज करने की कोशिश किया कि टूरिज्म में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो चूंकि मेरा फील्ड था तो ये जो रेस्टोरेशन की तरफ या रेस्टोरेंट की जो बिजनेस है तो वहां पे फिर पिज़्ज़ा पामीर का जो है ना बुनियाद रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई 4 हमारे ब्रांच है हुंजा में हमारी। हम एक छोटे से ब्रांड बन गए हैं और कोई लगभग 20-21 जो यूथ है वो इंगेज है, वो काम करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा इन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में बताया कि टूरिज्म से बुनियादी तौर पे इनका टूरिज्म का बैकग्राउंड है, क्योंकि फैमिली भी बुनियादी तौर पे एक माउंटेनियस एरिया से होने की वजह से टूरिज्म के साथ बचपन से ही इनका पाला पड़ा। जैसे उन्होंने बताया कि रजब शाह मरहूम के पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट माउंटेनियर्स थे, वो इनके चचा थे और खानदानी लिहाज से ये टूरिज्म मुंसलिक थे। लेकिन उसके साथ साथ इनकी बहुत सारी सोशल या जी समाजी सरगर्मियां हैं। जरा थोड़ा उनकी तरफ आते हैं कि ये समाजी सरगर्मियां इनकी कौन कौन सी रही हैं हुंजा के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब। समाजी सरगर्मियों में इवन टूरिज्म को एज जितने भी हमारी जो बरादरी है, चाहे वो गाइड हो चाहे वो टूर ऑपरेटर्स हो, बेसिकली हम एक तरह के जो है ना एम्बेसडर्स है पाकिस्तान के। हमने सारी जिंदगी इसी में लगाया कि हमने पाकिस्तान की जो पॉजिटिव इमेज है, जो खूबसूरती है, जो हमारे कल्चर है,
कराची से लेकर वहाँ यानी कि खोजराब तक हमने ये सारे जो है ना लोगों को हम दिखाते रहे, हम बताते रहे। तो एक तो हमारा ये काम हुआ। दूसरे इसके अलावा फिर सोशल एक्टिविटीज में, चूंकि मैं पुंजा में एज अ सोशल वर्कर मुख्तलिफ कंजर्वेंसीज का जो है ना वो ज़िम्मेदार हूँ। वहाँ पे हमारा है GCDA, गोजाल कंजर्वेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो उस एसोसिएशन के अंदर कोई 11 जो है हमारे कंजर्वेंसीज आते हैं, 11 गांव के कंजर्वेंसीज है जिनका मैं चेयरमैन हूँ। इसके अलावा शमशाल नेचर ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। तो इसी तरह से सोशल सेक्टर में जो है ना हमारा ये काम चलता रहता है। वहाँ पे हम टोटली हमारे लाइफ जो है ना वो सोशल। दोस्तों, एक बहुत बड़ा काम जो करीम खान ने किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। ये जैसे आप ये बुक्स देख रहे हैं, इन्होंने तकरीबन 7 के करीब बुक्स लिखी हैं। आपने जी तकरीबन 7 के करीब इन्होंने बुक्स लिखी हैं। ये पाकिस्तान की कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हमारा कौमी विरसा है, जो मादूम होती जा रही हैं, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में खास तौर पे, जिसमें कि वाकई इनकी जो मदर लैंग्वेज है, शीना है, बल्ती है, इसके अलावा दीगर लैंग्वेजेस जो हैं उनके ऊपर उन्होंने बुक्स लिखी हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। ये बुनियादी तौर पर रेफरेंस बुक्स हैं। और यहाँ फ्रेंच में, ये फ्रांस में जो इदारा है एक लैकमातों, उसने इनको पब्लिश किया है। ये एक सीरीज है पागलों के नाम से, और उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बुक्स लिखी हैं जिसके अंदर उन लैंग्वेजेस का बैकग्राउंड, उनकी वो कहाँ से आती हैं लैंग्वेजेस, उनके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, उनमें मुख्तलिफ जो ग्रामर के लिहाज से उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, ये सारी चीज़ें इन बुक्स में, ताकि इसका मकसद ये है कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इन लैंग्वेजेस को महफूज किया जाए। छोटी सी एक उन्होंने वोकैबुलरी के लिहाज से इसके अंदर वोकैबुलरी भी है इसके अंदर, ताकि आप लोग, तो ये बुक्स हैं कुछ 7 के करीब इनकी किताबें हैं जो इन्होंने सिर्फ इस मकसद से लिखी हैं। ऐसे में तो हमारे पास 3 है, लेकिन ये टोटल 7 किताबें हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जो हमारे शुमारी इलाका जात है उनके अंदर जो मुख्तलिफ लोकल लैंग्वेजेस हैं, लोकल तो नहीं बनाए तो अभी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस ही हैं, लेकिन वहाँ पे लोकली बोली जाती हैं, तो उनको कैसे महफूज किया जा सकता है आने वाली नस्लों के लिए। ये बहुत बड़ा काम है। हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि ये इनको ख्याल कैसे आया और क्यों कर ये मुमकिन हुआ, क्योंकि ये बड़ा, इसमें रिसर्च चाहिए होती है, इसमें बड़ा वक्त चाहिए होता है। तो अपनी दीगर सरगर्मियों के साथ कैसे उन्होंने इसको मैनेज किया इन बुक्स। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी। 2007 में जब मैंने अपने यहाँ से स्टडीज मुकम्मल किया तो मेरे कुछ दोस्त थे जो बेसिकली जिन्होंने वही के ऊपर काम किया था। तो वो रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने रिसर्च किया, वही के ऊपर काम किया था, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझे जो है मुख्तलिफ और लोगों से मिलाया, और उसी तरह से लकमातों के हमारे जो इस सीरीज के जो डायरेक्टर थे उनसे मिलाया। तो उन्होंने फिर मुझे हौसला दिया कि नहीं, आप अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो मुझे वैसे ही शौक था। तो फिर मैंने जो है वही के ऊपर सबसे पहले 2010 में मेरी बुक पब्लिश हो गई यहाँ से, और ये फ्रेंच में है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बड़ी अच्छी उसके ऊपर जो है कमांड है। और मेरा जो ये पहला यानी पब्लिकेशन था 2010 में वही के ऊपर था, और उसके बाद 2012 में मैंने जो है शिना के ऊपर जो बुक लिखी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी जो तकरीब रुनुमाई थी वो गिलगित सेरेना होटल में रखा गया था, एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी ने। और फिलिप तिबू जो है वो वहाँ यहाँ के जो फ्रांस के पाकिस्तान में एम्बेसडर थे उस वक्त, उन्होंने आके मेरे जो है ना किताब की तकरीब रुनुमाई की, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था और एक एजाज था कि इतने बड़े पैमाने पे मेरे बुक जो है ना। उसके बाद फिर मैंने पागलों बल्ती यानी लेट्स स्पीक बल्ती के ऊपर काम किया। हाँ, उसके बाद फिर मैंने जो आगे कलाशा के ऊपर काम किया। इस तरह से ये सिलसिला जारी है। वही के लिए मैंने एक डिक्शनरी लिखा है जो अभी पब्लिश होगी इंशाल्लाह, और काफी हेवी काम है वो, बहुत ज्यादा ज़ख़ीम काम मेरा सबसे ज्यादा जो है ना वो वही की डिक्शनरी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से मैंने इस सफर को जारी रखा और ये जारी है इंशाल्लाह। ये हम जो जैसे कहते हैं हिमा जहत शख्सियत है करीम खान की,
टूरिज्म से इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक है, लैंग्वेज इन्होंने कराची से, यानी कि आप देखें कि खुजराब जो हमारा पाकिस्तान का सबसे आखिरी गांव है शमशाल में चाइना बॉर्डर के साथ, वहां से इनका ताल्लुक है। तालीम इन्होंने दूसरे हिस्से से यानी कि कराची से हासिल की। उसके बाद फिर ये टूरिज्म से इनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ टूर ऑपरेटिंग कंपनीज के साथ काम करते रहे, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर ये था कि ये पेरिस तक आए, फ्रेंच सीखी, इन्होंने किताबें लिखी। एक और भी शख्सियत का इनका पहलू है, वो है पेंटर का, यानी कि ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। थोड़ा उसके बारे में जानते हैं कि ये इस सारे चीजों के साथ ये पेंटिंग के लिए कैसे वक्त निकालते हैं और इनका क्या स्टाइल है पेंटिंग का। ठीक है, बस शाह साहब, मेरा सारा जो काम है वो कुछ न कुछ तख्लीक करने के ऊपर ही है, और शख्सियत कुछ जो है ना वो मुझे अंदर से यही आवाजें देती है कि आप कुछ न कुछ करो। तो पेंटिंग चूंकि मेरा जो बचपन था उसमें मेरे कजन जो है वो पेंटर है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, रहमत नजर कह के उनका नाम है, शमशाल से। तो अक्सर मैं गिलगित में आता था, कभी उसके पास ठहरता था, तो वो वहां पे ना पेंटिंग करते थे या ये लोगों के बोर्ड्स लिखते थे, तस्वीरें बनाते थे इस तरह से। तो मुझे उसको देख देख कर बड़ा शौक हो गया कि यार ये बड़ा अच्छा काम है। तो वो अंदर ही अंदर जो है वो तहरीक चलती रही। उसके बाद फिर मैंने चूंकि जब यहाँ पेरिस में मैं आया, तो यहाँ पे फिर चूंकि ये एक लाइव म्यूजियम है, यहाँ पे हर कदम पे जो है ना पेरिस इन इटसेल्फ जो है ना एक म्यूजियम है, हर कदम पे आर्ट है। तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया इन सब चीजों ने। फिर यहाँ मोनमार्थ में खासकर, क्योंकि यहाँ जो आर्टिस्ट स्क्वायर है, जहाँ पे मैं मेरा बेहतरीन टाइम जो है वो पेरिस में जब भी आता हूँ तो मैं उस स्क्वायर पे आके मैं आर्टिस्ट को देखता हूँ, उनके काम को देखता हूँ। तो बस फिर मैंने ये काम काफी टाइम से मैंने शुरू किया, तकरीबन 2007 से ही, जब मैं वापस हो गया यहाँ से। तो साका आर्ट गैलरी के नाम से मेरा गैलरी है, और इंशाल्लाह मेरा जो अलियाबाद में अल्तित में मैंने खोला था। तो इस तरह से मेरा जो उसमें आपका कोई खास स्टाइल है? मैं तकरीबन बहुत सारे स्टाइल में काम करता हूँ, और उसमें स्कल्पचर है, उसमें जो है आपके एक्रिलिक में काम करता हूँ, ऑयल में करता हूँ, सारे काम करता हूँ तकरीबन। तो खासकर जो है ना मैं नेचुरल स्टोन्स के साथ काम करता हूँ, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं तो हमारे पास पत्थर है, उन्हीं पत्थरों में जो है हम फिर काम करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि मैं लोकली जो है ना आर्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ। और ये सबसे पहला आर्ट जो मैंने वहां पे गैलरी खोला, सिर्फ जो हमारे यूथ है, आर्टिस्ट है, उनको हौसला देने के लिए कि वो अपने इस हुनर को आगे ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हुंजा के जो यूथ है वो एनसीए जैसी जगहों से पढ़ के, बड़े अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से आर्ट को पढ़ के वो निकले हैं। तो आई होप कि वो लोग जो है ना थोड़ा सा इस तरफ आ जाएंगे। तो खाली हम वहां पे एम्ब्रॉयडरीज नहीं बेचेंगे या ड्राई फ्रूट नहीं बेचेंगे, बल्कि हम अपने आर्ट को भी जो है ना हम दुनिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रमोट करेंगे। सो दैट इज ऑल। दोस्तों, अगर हम करीम के साथ उनके हर जहद के ऊपर, शख्सियत के हर पहलू के ऊपर प्रोग्राम करें तो उसके लिए हमें घंटों दरकार है, हमारे पास वक्त महदूद है। लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे कि वो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी यूथ को। जो हमारा नॉर्थ है वो टूरिज्म के हवाले से खूबसूरत जगह है, उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जो लोग पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपी से, दूसरे एरिया से आते हैं, वो कैसे वहां पे आके एक मेहमान की हैसियत से उस माहौल को महफूज रख सकते हैं, उसके साथ साथ वहां की ब्यूटी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी से। उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि कोई पैगाम देंगे। हमारे अभी समर सीजन आ रहा है, तो जो हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहजी। क्योंकि टूरिज्म जो है ना वो एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें एक शख्स अपने आबाई इलाके से किसी और जगह, किसी और मुल्क जाके या किसी और कल्चर में जाके उनसे कुछ सीखने के लिए जाता है। तो मोस्टली हमारे जो टूरिज्म है वो बैड लक कहे हम कि हम अपने कल्चर को ले जाके दूसरे कल्चर्स के ऊपर हम थोपने की कोशिश करते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हमारा मुल्क हमारा घर है, उसकी सफाई सुथराई, हम जहां जाएं हम कम से कम सफाई का ख्याल रखें, कल्चर्स का ख्याल रखें, लोगों के उठने बैठने का ख्याल रखें। हम अपने साथ अपनी चीजें ले जाके किसी और के ऊपर ना थोप दें। यानी अक्सर हमें ये चीज, मसलन हमारे साउथ से लोग आते हैं, पॉल्यूशन के साथ आते हैं,
پولوشن کس طرح کرتے ہیں کہ ایک تو بوتلیں کچرے ہر جگہ پھینکتے ہیں، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، ماحول خراب ہو جاتا ہے. دوسرا جہاں بھی دل کرتا ہے وہ پتھروں کے اوپر پہاڑوں کے اوپر اپنا نام یا لکھتے ہیں کوئی کلر ساتھ لے کے، یا پھر دوسرا یہ کہ جب وہ وہاں پہ چونکہ ہنزا ایک ایسا علاقہ یا جی بھی پورا کہ آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، آپ کسی کے بھی باغ میں جائیں گے ایپل توڑیں گے یا ایپریکوٹ توڑیں گے، لوگ مثلا کھائیں گے، وہ فروٹ کے اتارنے تک آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ جاتے ہیں وہ پورا درخت کو جو ہے نا اس کے ٹہنیاں توڑ دیتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور لاؤڈ میوزک سے جو ہے نا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر جو ساؤتھ سے ہماری آتی ہے ٹیمیں یا مہمان آتے ہیں یا جو بھی ہے سیاح آتے ہیں، وہ بڑے بڑے ڈیک لگا کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ میوزک لگا کے وہ ماحول میں بہت پریشانی پیدا کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو ذرا اوائڈ کرنا چاہیے. پیغام یہی ہے کہ ٹیک نتھنگ بٹ فوٹوگرافس اینڈ لیو نتھنگ بٹ فٹ پرنٹس. آپ جاتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں، وہاں کے کلچر کا احترام کیجئے، وہاں کے لوگوں کا احترام کیجئے. اگر آپ ان کی تصاویر بنانا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت لیجئے. نیچرل بیوٹی کے لیے آپ کو فوٹوز ڈالنے کے لیے کوئی نہیں روکے گا. جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ نوائز پولوشن ہے، جو دیگر پولوشن ہے، اگر آپ کہیں کچرا پھینکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہیں. آپ کو ایک نعمت ملی ہے، آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں سیویج بیوٹی ہے، پاکستان میں را بیوٹی ہے نیچر کی، جو دیگر ممالک میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو ویسے ہی چھوڑیں. اگر آپ اپنے ساتھ کچھ کچرا لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ چیزیں لے کے جاتے ہیں، تو ان کو واپس لے کے آئیے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے کلچر سے سیکھنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ وہاں کے کلچر کو آپ ڈسٹرب کریں. یہ پیغام ہے. ابھی سمر سیزن آ رہا ہے، بہت سی ٹورسٹ ناردرن ایریاز کا رخ کریں گے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا شاہ صاحب، سوری ٹو کٹ یو، کہ جو خاص کر ہمارے پاس ہر علاقے کا اپنا ایک خوبصورت کلچر ہے. جیسے اسکردو کا اپنا کلچر ہے، ہنزا کا اپنا ہے، خزر کا اپنا ہے، اسی طرح چترال کا اپنا ہے. تو جو سب سے اس وقت ولنریبل ہمارے پاس جو کلچر، جو کہ میرے خیال میں 5-10 سالوں میں جو ہے نا ڈس اپیئر ہو جائے گا، یا اس کو بالکل یعنی کہ ختم ہونے کے اس پہ پہنچ چکا ہے نہج پہ، وہ ہے کیلاش کلچر. ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں، ہمارے جو گروپس آتے ہیں وہاں پہ، جو فورنر آتے ہیں وہ تو بڑے ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے لوکلز آتے ہیں، ایک تو صرف یہ نہیں کہ وہ بغیر پوچھے لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو تنگ کرتے ہیں، پیسے دے کے تصویریں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اپنی جگہ، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا جب وہ کیلاش کی پرچار کرتے ہیں وہ بہت ہی نیگیٹو طریقے سے اس کی پرچار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو. یہ پاکستان جو ہے نا ہمارا چونکہ قائد نے بنایا ہے، تو اس میں ہر مسلک کے لیے، ہر کلچر کے لیے، ہر مذہب کے لیے اس میں جگہ ہے، یا ان کی اپنی جگہ ہے. تو ان سب کے حفاظت ہمارا سب کا فرض ہے. تو یہ میسج میں دینا چاہوں گا. بہت اچھی بات ہے، اور خاص طور پہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم فیوچر میں مزید پروگرامز کریں گے، کہ جب آپ ایک ٹورسٹ کی حیثیت سے کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو آپ کی کیا فرائض ہوتے ہیں اور کیا آپ کو کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو پاکستان کے ڈفرینٹ کلچرز، اور جیسے کیلاش کا ذکر کیا، وہ بہت خوبصورت کلچر ہے. یہاں غیر ملکی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ضرورت ہے کہ اس کو ہم محفوظ کریں، اس کلچر کو جیسا ہے ویسا ہی محفوظ کریں. اس میں مزید پروگرام کریں گے. بہت شکریہ کریم، آپ ہمارے ساتھ آئے. آپ سے مزید ہم پروگرام فیوچر میں کریں گے، بلکہ ہنزا میں بھی آ کر کریں گے. تھینکس فار یور ٹائم. دوستو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اجازت چاہتے ہیں موت معاف سے. اللہ حافظ.